There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश के चुनावों में वो खेल खेला गया जिसकी भनक भी आपको नहीं लगी और जिस पर अगर सच में पर्दे खुल गई तो पूरी राजनीति भी हिल सकती है। और हाँ, इस बार बात किसी छोटे मोटे अफवाह की नहीं बल्कि ऐसे आरोपों की है जिनके पीछे ढेरों डेटा, दस्तावेज और गंभीर सवाल खड़े हो किए हैं। पर अफसोस, ये कहानी आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में शायद ही सुनने को मिलेंगे। अब जरा अपनी राजनीति सोच को कुछ मिनट के लिए साइड में रखिए और सिर्फ सुने, क्योंकि आज हम एक एक दावा, एक एक जवाब, एक एक सवाल का हम विश्लेषण करने वाले हैं। मुझे मालूम है कि तुम में से कई लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन मेरी बात तो मानो। थोड़ी देर के लिए अपनी विचारधाराओं को एक तरफ रख दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। राहुल गांधी जी ने कुछ बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और इनके पीछे डेटा भी पेश किया है। उनका एक दावा ये भी है कि पीएम मोदी 25 विधानसभा सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं और इन 25 के 25 सीटों पर धांधली भी हुई है। कांग्रेस को इस धांधली की जानकारी पहले से थी, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के पास जाकर कहा, भैया जो लोग वोट डाल रहे हैं उनका डेटा हमें दे दो। जैसा कि विपक्ष हमेशा कहता है कि इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं सुनता, वैसे ही हुआ। शायद कई बार बहुत कुछ बोला गया होगा, लेकिन बाद में डेटा दे दिया गया। लेकिन कैसे? कागजों के रूप में, डिजिटल फॉर्म में नहीं। तुम लोग जो 7-8 फीट का पहाड़ देख रहे हो वो यही डेटा है। कांग्रेस सरकार आज तक डिजिटल फॉर्म में डेटा मांग रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. इस वीडियो में हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, क्योंकि हम न्यूट्रल रहना पसंद है। हम बस आपको सपोर्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप भी मुझे सपोर्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि कांग्रेस ने क्या कहा, फिर बीजेपी ने क्या जवाब दिया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन का रुख देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ग्राउंड रियलिटी में क्या होना चाहिए। मेरे नजरिए से ज़्यादा कानून के हिसाब से देखे तो जो डेटा दिया गया था उसमें छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में ना लोगों के नाम लिखे होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो हर नाम, हर फोटो को मैन्युअल रूप से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर के ज़माने में मैन्युअल्स काम कैसे करोगे? राहुल गांधी जी ने दावा किया कि उन्होंने एक विधानसभा का डेटा चेक किया जिसमें 30 से 40 लोगों की टीम लगी और 6 महीने लग गए। उनके मुताबिक उसमें 1 लाख से ज़्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोट मिले और ये बात जिस विधानसभा की हो रही है वो कर्नाटक के माधेपुरी की है। सबसे पहले राहुल गांधी के दावों पर चलते हैं, फिर देखेंगे कि बीजेपी ने इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या एंगल कैसे जोड़ा। पहला दावा है डुप्लीकेट वोटिंग का, जिसमें 11,965 वोट हैं। The first way, duplicate voters, one voter appearing multiple times on the voter list. यानी कि एक ही शख्स का नाम वोटर लिस्ट में कई बार आ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि एक व्यक्ति के पास 2, 3 या 4 वोट हैं। सिर्फ एक विधानसभा में ही नहीं, वो महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहा है, यूपी में भी और कर्नाटक में भी वोट डालने जा रहा है। He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. दूसरा दावा है फर्जी और अमान्य पतों का, जिसमें 40,000 वोट हैं, यानी कि 40,000 लोगों का पता 0 है। Fake addresses, house number 0. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0, house number 0, house number 0. जब तुम अपना वोटर कार्ड देखते हो उसमें स्थायी पता लिखा होता है। वो पता सिर्फ वोटिंग के लिए ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर तुम्हारा एड्रेस प्रूफ होता है। अगर मैं कहूँ दस्तावेज जमा कर रहा हूँ और मुझसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है तो ज़्यादातर जगहों पर आधार कार्ड मान्य नहीं होता, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन इनमें से एक दस्तावेज ऐसा है जिसमें पता 000 लिखा है। राहुल गांधी जी ने यह भी दिखाया है कि कुछ लोगों के पिता के नाम में कुछ भी लिखा है, मतलब जिसने वोटर कार्ड बनाया उसने कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप कर दिया, JKP, PLLA, ILLA, DHABUG,
कुछ भी. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और father's name दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF father's name. नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. 40,000 ऐसे वोट हैं. तीसरा दावा है कि एक ही पते पर ढेर सारे वोटर रजिस्टर्ड हैं. एक ही कमरे के पते पर 50-50 लोग रजिस्टर्ड हैं. House number 35, 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. वहाँ चेक करने गए तो लोग मिले ही नहीं. आसपास वालों से पूछा तो पता चला कि उन 50 में से कोई वहाँ रहता ही नहीं. जब चेक किया तो कोई अस्तित्व ही नहीं मिला. चौथा दावा है कि अमान्य फोटोज का. 4 या 132 ऐसे वोटर हैं जिनके पास फोटो ही नहीं. यह फोटो इतनी छोटी कर दी गई, पहचानना ही मुश्किल है. There are 4,000 voters. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that you can't see them. That's a copy of a voter list. You can see no photos. अगर 5-10 मामलों में ऐसा होता तो समझ आता, लेकिन 4 या 132 ऐसी गलती तो नहीं कह सकते. 5वां दावा है फॉर्म 6 का दुरुपयोग. फॉर्म 6 वो होता है जब कोई पहली बार वोट डालता है. जैसे मैं 18 साल का हुआ और इलेक्शन आ गए, मेरा वोटर कार्ड बनने से पहले फॉर्म 6 भरा जाएगा. ऐसे लोगों की उम्र 18, 19, 20 या 22 से ज़्यादा होती है. लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि 33,692 ऐसे वोटर हैं जिनमें फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ. यानी 70 साल की उम्र में लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं. ये फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है. 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है. ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकते. तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है. और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है. 33,692 लोग या तो फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर रहे हैं या सचमुच पहली बार वोट डाल रहे हैं. ये स्पष्ट नहीं है. लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटरों में हेराफेरी हुआ है. और ये तो सिर्फ एक विधानसभा की बात है. अगर सारी विधानसभाओं का डेटा चेक करें तो अगले इलेक्शन तक भी खत्म नहीं होगा. 30-40 लोगों की टीम को एक विधानसभा चेक करने में 6 महीने लग गए. इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें डिजिटल डेटा दे दो. पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी. उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया. जब कोई वोटर डेटा मांगता है तो सवाल होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये डेटा देने की शक्ति है. मैं साफ बता दूं, हाँ, उनके पास ये शक्ति है और उन्हें देना भी चाहिए. उन्होंने विपक्ष को डेटा भी दिया, लेकिन फिजिकल फॉर्मेट में, डिजिटल में नहीं. अगर फिजिकल दे सकते हो जो कि कानूनी है तो डिजिटल भी दे सकते हो ना. डिजिटल क्यों नहीं दिया अभी तक? अब देखते हैं मिनिस्ट्री मीडिया ने इसमें क्या कहा. 1 मिनट. अरे भाई, मिनिस्ट्री मीडिया ने तो इसको कवर ही नहीं किया. खैर, आपको पता ही है मिनिस्ट्री मीडिया क्या ही कवर करती है आजकल, तो खैर छोड़ो. चलो, बीजेपी ने क्या कहा. बीजेपी ने ज्यादातर यही कहा कि ये सब फर्जी है, राहुल गांधी पप्पू है, उनका मजाक उड़ा दो. लेकिन महादेवीपुरी के सांसद पीसी मोहन ने जवाब दिया. उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी ने ये सारे आरोप हम पर लगाए हैं. यानी उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल के लोगों पर, खासकर हजारों हिंदुओं का अपमान किया जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया. इसे पढ़कर मैं सोचने लगा, अरे ये तो बीजेपी की तरफ से ही हुआ है. अगर कोई कांग्रेस वाला होता तो वो जाति का मुद्दा उठाता. देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है तो इसमें कुछ दम तो है कि तुम इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि हिंदुओं का अपमान कैसे हुआ. ये हिंदू मुस्लिम बीच में कहाँ से आ गया. जैसा कि पीसी मोहन ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि ये सब सही है तो इलेक्शन के 30-45 दिन के भीतर कुछ क्यों नहीं किया. ये सवाल थोड़ा अजीब है. अगर एक विधानसभा का डेटा चेक करने में 6 महीने लग रहे हैं 30-40 लोगों की टीम के साथ, तो 45 दिन में कैसे पता चलेगा. इन फालतू बहसों को छोड़ो, मुख्य मुद्दे पर आते हैं. इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा. उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी अपने दावों पर कायम है तो एफिडेविट दे दो. कांग्रेस वाले कह रहे हैं अरे हम एफिडेविट क्यों दें, ऐसा कौन देता है. एफिडेविट एक कानूनी तरीका है कार्रवाई शुरू करने का. अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है तो सब्र लो कि तुम जो कह रहे हो वो सच है. अगर गलत निकला तो 7 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है. बीजेपी कह रही है अगर तुम इतने सच्चे हो तो एफिडेविट दे दो, शिकायत दर्ज करो. ये बात सही लगती है, लेकिन अगर गहराई से देखो तो कोई भी एफिडेविट नहीं देता. मैंने रिसर्च किया, 2000 से 2025 तक सिर्फ एक बार एफिडेविट मांगा गया
चाहे ईवीएम हैकिंग हो या कोई और शिकायत, इलेक्शन कमीशन ने पहले कभी एफिडेविट नहीं मांगा, ना बीजेपी के राज में, ना कांग्रेस के। छोटे छोटे मामलों में शायद मांगा होगा, लेकिन बड़े मामलों में कभी नहीं मांगा। अगर विपक्ष कहता है कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ है, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि लिखित शिकायत दो, हम जांच करेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शिकायत मत करो, शपथ लो। मेरे हिसाब से दो कारण हो सकते हैं कि कांग्रेस शपथ नहीं ले रही। पहला, ये साबित करना बहुत मुश्किल है अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन डेटा में हेरफेर कर सकती है, तो राहुल गांधी शपथ लेने के बाद भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेटा दिखाया वो शायद सही हो, लेकिन 1 लाख वोटों का आंकड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश भी किया जा सकता है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांग्रेस भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। हो सकता है आंकड़े में थोड़ा बहुत फेरबदल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पक्ष ले रहा है, तो ये विपक्ष की आवाज दबाने का तरीका है। हम आमतौर पर मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, न बीजेपी का पक्ष लेता है न विपक्ष का। लेकिन अगर वो निष्पक्ष है तो शपथ क्यों मांगी जा रही है? और ना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को भी शपथ लेनी चाहिए कि इलेक्शन निष्पक्ष हुए। लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शपथ लेना अनिवार्य है? नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास ये शक्ति है कि वो शपथ मांग सकता है, ताकि कोई भी रैंडम शिकायत ना करे। देश में करोड़ों लोग हैं, अगर सब शिकायत करें तो कमीशन किस किस का जवाब दे। लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं या तुम ये बात कहते तो शपथ मांगना ठीक था, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता कह रहा है कि इलेक्शन में घोटाला हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो बिना शपथ के भी जांच कर सकता है। अगर मेरे वोट की कोई कीमत नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुझे भरोसा दिलाए कि मेरा वोट गिना जाएगा, उसकी कीमत है। राहुल गांधी के फॉलोवर्स कम नहीं हैं, हम उनका मजाक उड़ा सकते हैं, पप्पू बोल सकते हैं, न्यूज़ भी देखकर हंस भी सकते हैं, लेकिन वो आज भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। उनकी बात को यूं ही नजरअंदाज करना गलत है। भाई और बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो इसे गंभीरता से ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के सारे दावे सही हैं। मुझे जितनी पॉलिटिक्स की समझ है, मैं जानता हूँ कि दावों को बड़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा सकता है। हो सकता है कि 1 लाख नहीं, 10,000 या 20,000 वोट गलत हो, लेकिन जितने भी है गलत है। इलेक्शन निष्पक्ष होने चाहिए। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन CCTV फुटेज नहीं दे रहा है। मैंने सोचा यार, फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? जब कोई कह रहा है कि 50 वोटर एक घर में रजिस्टर्ड है, कोई 2-3 राज्यों में वोट डाल रहा है, तो फुटेज से चेक तो करें वो वोट डाल रहे हैं या कोई और उनकी जगह। लेकिन कमीशन कहता है कि हम 45 दिन में फुटेज डिलीट हो जाता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, डेटा क्यों डिलीट किया? ये सवाल सही है, डेटा क्यों नहीं रखा? लेकिन मैंने पढ़ा कि 1961 का नियम है 30 से 90 दिन में डेटा डिलीट हो सकता है, जब तक कि कोई कानूनी कार्रवाई ना चल रही हो। ये नियम पुराना है, गलत है, लेकिन पुराना है। नेहरू के जमाने का देखो, हर चीज में नेहरू आ ही जाते हैं, लेकिन अब तो डेटा रखना आसान है। एक या टीवी के हार्ड डिस्क लगाओ, सारा डेटा लाइफ टाइम रखो। इस नियम को बदलना चाहिए। डेटा डिलीट करना गलत है, लेकिन इसे बीजेपी पर थोपना भी सही नहीं है। कैसे अब सभी ऑपोजिशन पार्टी ने ईसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जहां सभी देश की ऑपोजिशन पार्टी ने साथ दिया, पर उसमें आज के डेमोक्रेटिक देश में क्या देखा जा रहा है? दिल्ली में पुलिस के द्वारा सभी MP को डिटेन किया जा रहा है और उनको जबरदस्ती बसों में ठूसा जा रहा है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जैसे कि एक भेड़ बकरी को किसी गाड़ी में ठूसा जाता है। तो खैर आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये मुद्दा और कितने दिनों तक चलने वाला है। मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। उधर जाना यार। अभी हाल फिलहाल में एक और रिपोर्ट आई है। बिहार के वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला देखने को नजर आ रहा है। 5,000 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास 2-2 वोटर ID हैं। जांच में पता चला कि हजारों लोग बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं।
इनमें से 1000 से ज़्यादा बिल्कुल मैच करते हैं। नाम, उम्र, रिश्तेदार सब एक जैसे हैं, बस पता अलग है। टीम ने टेक्नोलॉजी से वोटर लिस्ट स्कैन करके डेटा मिलाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा था लिस्ट को जल्दी से साफ करेंगे, लेकिन बीच में नियम बदल दिए और बिना कागजों के लाखों नाम जोड़ दिए गए। नकली वोटर हटाने के लिए हम केस में सुनवाई करनी पड़ती है। चुनाव से पहले ये लगभग नामुमकिन है। वैसे देखा जाए तो कुछ 100 फेक वोट भी चुनाव का रिजल्ट भी बदल सकते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा ECI ने खुद को मुसीबत में डाल दिया है। क्या ये वोटर बिहार का भविष्य तय करेंगे? चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि ये आरोप सिर्फ राजनीति स्टंट है या सच में हमारे वोट की कीमत पर खेल खेला जा रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये बातें हर भारतीय तक पहुंचनी जरूरी है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर वोट की कीमत चली गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सॉरी, लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी यूनिक वीडियो साथ। जय हिंद। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। टच किया